हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। 2 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं, राइट। लास्ट हफ्ते या लास्ट सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेगमेंट में हमने लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट किया था, उसको इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद हमने क्या जाना कि डिफाइनिंग कैरेक्टर किसे कहते हैं, कैरेक्टर किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसे कहते हैं, राइट। इसके बारे में जाना और बहुत सारे फीचर्स भी हमने देखे, राइट, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और देखा कि इसमें से कौन से है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन से है जो डिफाइनिंग फीचर है, राइट। आज से हम लोग एक पर्टिकुलरली नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर ही। और आज का जो सेगमेंट रहेगा वो रहेगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हेडिंग डाल दीजिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या हेडिंग डालिए? डाइवर्सिटी in the living world। हेडिंग डाल दीजिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, राइट। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, राइट। हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देख सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देख सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स देख सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देख सकते हैं। और कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी हैं जो नेकेड आई से हमको दिखता भी नहीं है, उसके लिए हमको कोई स्पेशलाइज्ड मशीन की या माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, राइट। और यही सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सब मिलके क्या बनाता है? ये सब मिलके ही बनाता है डाइवर्सिटी, राइट। इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ये सब मिलके क्या बनाता है? ये सब मिलके बनाता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, फिर से लिखते हैं, राइट। बायोडाइवर्सिटी अगर बायोडाइवर्सिटी वर्ड को हम तोड़ेंगे तो उसमें हम क्या दिखेगा? उसमें हमें 2 वर्ड दिखेंगे, एक है बायो, दूसरा है क्या? डाइवर्सिटी। बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब हमने पढ़ लिया है, लाइफ या लिविंग। क्या होता है? लाइफ या लिविंग। एंड डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है टाइप्स या फॉर्म्स। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि कितने टाइप्स के या कितने नंबर एंड कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ living organism present on earth is called what? Is called biodiversity। तो कितने नंबर में प्रेजेंट है और कितने टाइप्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है यहां तक? ओके। अब ये तो हमने जान लिया कि डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज पाए जाते हैं या डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन वो नंबर कितना है? तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो इस पूरी दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं। मतलब 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज इस दुनिया में पाए जाते हैं, राइट। द number of species known and described, यहां पे लिखेंगे the number of species known and described and what? Described
रेंज बिटवीन द नंबर ऑफ स्पीसीज नोन, मतलब जाने गए हैं एंड उसको अच्छे से जाने गया है एंड उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया है। द नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड आर रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, राइट, मतलब 17 to 18 लाख स्पीसीज इस दुनिया में अब तक खोजे गए हैं एंड उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया है, राइट। उसमें भी अगर हम बात करें सारे के सारे डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी वैसे ही इसको बनाते रहिए। एग्जाम के टाइम आपको ही इससे फायदा मिलने वाला है, राइट। अगर उसमें भी हम बात करें तो 1.2 मिलियन एनिमल्स है, राइट। क्या है? 1.2 मिलियन क्या है? एनिमल्स, राइट। एंड 0.5 मिलियन क्या है? 1.2 मिलियन क्या हो गया? एनिमल हो गया। एंड 0.5 मिलियन उसमें से क्या है? 0.5 मिलियन उसमें से प्लांट्स एंड फंजाई है। प्लांट्स एंड फंजाई, एल्गीज, ये सारे हैं 0.5 मिलियन के अंदर, और 1.2 मिलियन में एनिमल्स है। अब क्वेश्चन की बात यहाँ ये है कि हमें पता कैसे चला कि ये नंबर 1.7 to 1.8 मिलियन है, राइट। हमको ये कैसे पता चला? किसने बताया हमको? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई एक वैलिडेट सोर्स होना चाहिए जो हमें बताए कि हाँ भाई नंबर 1.7 to 1.8 मिलियन ही है। तो वो सोर्स कौन सा है? तो वो सोर्स है IUCN। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है IUCN। ये ना तो आपको NCERT में मिलेगा ना आपको कहीं और मिलेगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ जैसे जैसे मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी नोट डाउन करते रहिए। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो NCERT में नहीं है या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, आप अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। तो इस ब्रैकेट में, विद इन ब्रैकेट हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू IUCN। मतलब IUCN हमें बताता है कि हाँ भाई 17 to 18 लाख स्पीसीज अब तक खोजे गए हैं, जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स है एंड 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स है। अब IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड व्हाट? नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। यहाँ पे सारे के सारे ऑफ है, हाँ, कहीं पे फॉर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम के टाइम जब आपको क्वेश्चन टिक करने दिया जाएगा ना, तो सबसे बड़ा आपका जो प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा हाँ मुझे तो पता है, मुझे तो सारे पता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन तब आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दे देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। तो इसी वजह से ये ऑफ एंड फॉर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसी वजह से इसको याद रखिए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा इस पूरी दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसी के नंबर्स को और टाइप्स को जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी, राइट। और बायोडाइवर्सिटी कितने हैं हमारे? टोटल 17 to 18 लाख ऑफ स्पीसीज है, जिसको किसने हमको ये इंफॉर्मेशन जो है इसको वैलिडेट किसने किया? इसको वैलिडेट किया है IUCN ने, राइट। अब अगर इतने सारे स्पीसीज की बात हो रही है कि हमारे दुनिया में 17 to 18 लाख ऑफ स्पीसीज अगर पाए जाते हैं,
राइट। तो ऑब्वियस सी बात है उनके कुछ नाम भी रखे होंगे, डेफिनेट सी बात है ना, जैसे आप और हमारा कुछ ना कुछ डेफिनाइट नाम होगा, राइट। वैसे ही सारे के सारे जो स्पीसीज है उनके भी कुछ ना कुछ नाम होंगे, राइट। अब ये जो नाम है ये हर एक कंट्री में अलग अलग हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आम की, तो आम को इंडिया में क्या कहा जाता है? आम को इंडिया में आम कहा जाता है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाए, हो सकता है आम को वहाँ पे क्या कहा जाता है? वहाँ पे कहा जाता है मैंगो। अगर आप जापान में चले जाए तो जापान में हो सकता है कुछ और कहा जाता है। आप चाइना में चले जाए तो चाइना में हो सकता है कुछ और कहा जाता है। अब मान लो कोई चाइनीज आके मैं चाइना चला गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना चला गया और चाइना जाके बोल रहा हूँ कि मुझे आम दे दीजिए, तो क्या वो मुझे आम दे पाएगा? द आंसर इज नो, वो मुझे आम नहीं दे पाएगा। क्यों? क्यों? वहां पे कुछ और बोलते होंगे शायद, राइट। एट द सेम टाइम अगर वो कोई एक जापान से अगर इंसान आए और यहाँ पे जापानीज में अगर बोले आम का जो भी उनका नाम हो, तो वो अगर मुझसे मांगे तो मैं क्या उसे आम दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि वहां पे कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, वहां पे लोकल नेम कुछ और है, यहाँ पे लोकल नेम कुछ और है। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में हो सकता है आम को किसी और नाम से बुलाया जाता है, राइट। तो ये सब नाम को क्या कहा जाता है? ये सब नाम को, ये सारे नाम को कहा जाता है लोकल नेम्स। ये सब नाम को क्या कहा जाता है? ये सब नाम को कहा जाता है लोकल नेम्स, राइट। क्या कहा जाता है? लोकल नेम्स और वर्नाक्यूलर नेम्स। क्या? वर्नाक्यूलर नेम्स, इसे कहा जाता है लोकल नेम्स और वर्नाक्यूलर नेम्स। अब इस नाम से दिक्कत क्या हो सकती है? एक तो दिक्कत यह है कि अलग अलग कंट्री में ये नाम अलग अलग है, ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर पॉइंट 2 क्या है कि विद इन द कंट्री भी अलग अलग नाम हो सकता है, राइट। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मैं चाइना चला गया और वहां जाके आम मांगूंगा तो वो मुझे आम नहीं दे पाएगा। और अगर मैं चला गया, अगर चाइनीज यहाँ पे आ गए और यहाँ आके उनके भाषा में आम मांगने लगे तो हम लोग आम नहीं दे पाएंगे। तो उस नाम को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी हो गया है, राइट। कि एक स्टैंडर्ड, हर एक स्पीसीज का एक स्टैंडर्ड नाम होगा और उसी नाम से पूरी दुनिया में उसे जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आम की, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या है? आम का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। अगर मैं चाइना जाके बोलूं मैंजीफेरा इंडिका, वो मुझे आम ला के देगा। अगर मैं जापान जाके बोलूं मैंजीफेरा इंडिका तो मुझे आम ला के देगा। अगर मैं किसी और कंट्री में जाके बोलूंगा मैंजीफेरा इंडिका तो मुझे आम ला के देगा। अगर वो लोग यहाँ आके बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो हम लोग उनसे आम देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए जिस स्टैंडर्ड नेम से उसे पूरी दुनिया में जाना चाहिए, राइट। तो इसी स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर। क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर। इसे क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट? नेम्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। लेकिन अगर मुझे किसी चीज को नोमेनक्लेचर या नामकरण करना है तो उससे पहले मुझे क्या जानना जरूरी है? उससे पहले मुझे उस चीज के बारे में या उस स्पीसीज के बारे में अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन मुझे आना चाहिए। उसको अच्छे से अगर मैं डिस्क्राइब कर पाया तभी उसका नोमेनक्लेचर अच्छा होगा। अगर उसको मैंने डिस्क्राइब ही गलत कर दिया, राइट, तो उसका नोमेनक्लेचर कुछ अलग हो जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले जो आता है, नोमेनक्लेचर से भी पहले अगर कुछ आता है तो वो है डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना। उसी प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? डिस्क्राइब करना। आने वाले जो लेक्चर्स है ना, आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि आइडेंटिफिकेशन होता है कि किसी स्पीसीज को अगर हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। अगर अच्छे से हम उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी उसको हम नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? उसके बाद स्टेप 2 आएगा, दैट इज नोमेनक्लेचर। अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तभी नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसका नोमेनक्लेचर भी
पॉसिबल नहीं है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले स्पीसीज को किसने डिस्क्राइब किया था, या स्पीसीज को किसने डिस्क्राइब करके उसका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने किया था? बोलो, याद करो, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, राइट, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग में कि सबसे पहले इस दुनिया में किसने किसी स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, उसका नॉमेनक्लेचर किया था? किसने किया था? सर कैरोलस लीनियस ने किया था। सर कैरोलस लीनियस थे पहला इंसान ऐसे जिन्होंने किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया और उनका नॉमेनक्लेचर किया, राइट। और वो नॉमेनक्लेचर के लिए जो सिस्टम यूज करते थे, उस सिस्टम को कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हेडिंग डाल दीजिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने यूज किया था? सर कैरोलस लीनियस ने यूज किया था। तो अगर इस वर्ड को हम पकड़ लेते हैं बाइनोमियल, राइट, इस वर्ड को हम पकड़ लिए बाइनोमियल, तो बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल का मतलब होता है क्या? नेम्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो अलग अलग कंपोनेंट मिलके एक नया नाम बनाएगा, राइट। इसका मतलब है टू कंपोनेंट्स इज इक्वल टू, लिख देंगे टू कंपोनेंट्स, दो अलग अलग कंपोनेंट मिलके एक नाम बनाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसको किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय, लिख दीजिए, इट वाज गिवन बाय whom? सर कैरोलस लीनियस। सर कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। अब थोड़ा सा हम लोग कैरोलस लीनियस सर के बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं। सर हम लोग थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सर कैरोलस लीनियस के बारे में थोड़ा सा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो आके जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियसली सर कैरोलस लीनियस को। और दूसरा क्या है, इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे तो बहुत सारे कुछ उन्होंने बुक्स लिखा था, लेकिन तीन जो बुक्स उनका सबसे ज्यादा फेमस था, 3 बुक्स। सबसे पहला बुक उन्होंने क्या लिखा था? सबसे पहला बुक उन्होंने लिखा था क्या? स्पीसीज प्लांटेरम। क्या? स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज प्लांटेरम, PLANTARUM, स्पीसीज प्लांटेरम। इसको उन्होंने लिखा था 1733 में, 1733 में, राइट, स्पीसीज प्लांटेरम। दूसरा बुक उन्होंने क्या लिखा? दूसरा बुक उन्होंने लिखा फिलोसॉफिका बोटानिका, PHILOSOPHICA, फिलोसॉफिका बोटानिका, BOTANICA, फिलोसॉफिका बोटानिका। ये उन्होंने कब लिखा? 1751 में। बहुत सारे एडिशन इसके मिले हैं, लेकिन 1751 में शायद इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो 1751 में छपा था, राइट। उसके बाद क्या था? उसके बाद एक और बुक जो फेमस था उनका, वो क्या था? एक और बुक जो उनका फेमस था वो था क्या? सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा NATURE, सिस्टेमा नेचुरी। इसको उन्होंने लिखा था 1758 में, 1758 में। एक बार डेट को चेक कर लेना। नहीं, सही है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कहाँ से चेक करोगे? अब यहाँ से एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं है, राइट। तो इट वाज गिवन बाय बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? सर कैरोलस लीनियस ने। और सर कैरोलस लीनियस के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा जान लिया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? सर कैरोलस लीनियस को।
तीन जो स्पेशल बुक थे, एक है स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरा फिलोसॉफिका बोटानिका, थर्ड है सिस्टेमा नेचुरी। किन्होंने किसने लिखा था? लिखा था सर कैरोलस लिनियस ने। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, राइट? अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि एक नाम के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये तो हमें पता है, लेकिन उनके कुछ रूल्स भी तो होंगे, राइट? कुछ तो रूल्स होना चाहिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, तो उसको रूल्स को भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए रूल्स ऑफ, नहीं हेडिंग डालेंगे क्या हम लोग? क्या हेडिंग डालेंगे? रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, हेडिंग डाल दीजिए यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, माने दुनिया में हर कोने में ये एक्सेप्टेड है, सो दिस इज यूनिवर्सल रूल। हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल रूल्स फॉर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ nomenclature universal rules of nomenclature are as follows. universal rules of nomenclature are as follows. तो ये रूल्स क्या है? इस रूल्स को ना हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इसको रट्टा मार के याद कर लिया, नहीं, इन रूल्स को हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे बिल्कुल भी। हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हर एक रूल्स को अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक स्पीसीज पकड़ लेते हैं, हम लोग क्या लेंगे, मैंगो ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं मैंगो, राइट? हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे मैंगो। प्लीज़, मुझे पता है कि ड्राइंग अच्छा नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे ड्राइंग से जज मत कीजिएगा। इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड और जस्ट टू थोड़ा सा कॉपी थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसी वजह से, और कुछ नहीं, राइट? एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट इतना तो हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए कि अगर हमें मिल रहा है कि उस ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने का जो हमें दिख सकते हैं। अब हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म यहाँ पे कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? मुझे तो उतना ज़्यादा फिजिक्स अच्छे से आता नहीं है, हो सकता है ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे लगता है कि हमेशा हमारा प्रायोरिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बिकॉज लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लेते हैं, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, मैंगो के बारे में पढ़ें, राइट? अब मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा क्या? इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, राइट? मैंजीफेरा इंडिका, राइट? तो इसी नाम को पकड़ के हम लोग एक के बाद एक रूल्स को डिकोड करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका, ये नाम ही कुछ अलग दिख रहा है, जो नाम हम लोग नेचुरली बोलते हैं उससे कुछ अलग ही दिख रहा है। तो ये नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? ये नाम डिराइव हुआ है लैटिन डिक्शनरी से, राइट? ये नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? ये नाम डिराइव हुआ है लैटिन डिक्शनरी से, राइट? और इस नाम को लिखा कैसे जाता है? इस नाम को लिखा जाता है इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब है क्या है? अगर इस नाम को हम हाथ से लिखते हैं या टाइप करते हैं तो हमें इसे इटैलिक्स में लिखना चाहिए। इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा, ये नाम थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए, मतलब ये नाम ऐसे स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होगा। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है सर, तो आपने तो नहीं लिखा इसको टिल्ट, क्यों नहीं लिखा? वो बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा रूल्स का, कि लिख लीजिए बायोलॉजिकल नेम्स, बायोलॉजिकल नेम्स are generally in Latin। अब लैटिन ही क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसा एक लैंग्वेज जहां पे ना तो कोई नया वर्ड ऐड हो सकता है और ना जहां पे कोई पुराना वर्ड वहां से निकल सकता है, राइट? कोई यहाँ पे लैटिन एक ऐसा डिक्शनरी है या ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ये डेड लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई नया लैंग्वेज या नया वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता। इसी वजह से बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड written in
and written in italics. Written in italics. जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम के टाइम में. अभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी थोड़ा सा ही चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने. जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम सेंटर में तब ये दिक्कत वाली बात हो सकती है. इसी वजह से इसको अच्छे से याद रखिए. जनरली इन लैटिन, ये लैटिन से डिराइव हुआ है. क्यों? ये डेड लैंग्वेज है इसलिए. और दूसरा इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है. मतलब ये जो हमने स्ट्रेट लिखा है इसको थोड़ा सा टिल्ट करने लिखना होता है. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिख रहा है? सेकेंड पॉइंट में दिख रहा है कि हमने दो अलग अलग नाम लिखा है. तो फर्स्ट कंपोनेंट ये है सेकंड कंपोनेंट. जैसे मैंने पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो कंपोनेंट मिला के एक नाम होगा. तो ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया. तो फर्स्ट कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम को. जेनेरिक नेम को. जेनेरिक नेम का मतलब क्या होता है? जेनेरिक नेम का मतलब होता है जीनस. तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को. और ये दूसरा कंपोनेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट. स्पेसिफिक एपिथेट को मतलब स्पीसीज को. राइट. तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट. और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट. सेकेंड रूल हो गया. अब तक कुछ रट्टा मारने की हमें जरूरत नहीं पड़ी. दो रूल्स क्लियर है, अच्छे से क्लियर है दो रूल्स. चलो अब थर्ड रूल, इसको मिटाना पड़ेगा. इसको मिटा देते हैं. हाँ, इसको मिटा रहा हूं मैं. लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके लिख लीजिए. थर्ड रूल क्या है? रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या है? थर्ड रूल है कि इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा जीनस और ये है स्पीसीज. राइट. अब जीनस का जो पहला अल्फाबेट है ये क्या दिख रहा है हमें? कैपिटल में दिख रहा है. और स्पीसीज का जो कैपिटल फर्स्ट अल्फाबेट है ये किस में दिख रहा है हमें? इसमें दिख रहा है स्मॉल केस में. राइट. तो फर्स्ट अल्फाबेट राइट फॉर जीनस in capital letter. In what? In capital letter. First alphabet for genus in capital letter and first alphabet for what? For species. First alphabet for species in small letter. In small letter. इसका मतलब क्या है कि जीनस का जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में होगा. हम लोग सब यहीं से देख रहे हैं और लिख रहे हैं, कुछ भी रट्टा नहीं मार रहे हैं. राइट. यहीं से देख रहे हैं और लिख रहे हैं. अब आपका जो पहला क्वेश्चन था कि सर अगर इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है तो आपने ऐसा स्ट्रेट कैसे लिख दिया? आपको भी तो इटैलिक्स में लिखना चाहिए. लेकिन उसके लिए भी एक रूल है. उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है both the component should be both the component should be separately underlined for handwritten for नहीं, if handwritten, if कर देते, if handwritten मतलब क्या है? both the component should be separately underlined. दोनों ही कंपोनेंट को मुझे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि यहां से लाइन खींचना स्टार्ट किया और यहां तक खींच दिया. नो, यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक. दो कंपोनेंट को अलग अलग से बोथ द कंपोनेंट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन इफ हैंड रिटन. अगर हम इसे हाथ से लिखते हैं तो हम लोग इसको इटैलिक्स में लिखना, हाथ से लिखने के टाइम इटैलिक्स में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसी वजह से हम लोग दो कंपोनेंट को सेपरेटली
अंडरलाइन कर देंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मैंने हाथ से ऐसे स्ट्रेट कैसे लिख दिया। एक और चीज आता है कि लास्ट में ऑथर का जो नाम है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऑथर नेम इन एब्रीविएटेड फॉर्म, ऑथर नेम इन एब्रीविएटेड फॉर्म, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। रूल नंबर 5 क्या है? ऑथर नेम शुड बी इन, ऑथर नेम शुड बी इन एब्रीविएटेड फॉर्म। द नेम ऑफ द ऑथर, द नेम of the author should be in abbreviated form। मतलब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, LINNAEUS नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ LINN लिख देंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि मैंजीफेरा इंडिका को सबसे पहले जिन्होंने डिस्क्राइब किया था वो कौन थे? वो थे कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इंडिकेट्स दैट, क्या लिखेंगे कि इट इंडिकेट्स दैट, राइट, it indicates that the species was first, it indicates that this species was first described by, described by Sir Carolus Linnaeus। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दैट इट इंडिकेट्स द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब, कि फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था? फर्स्ट डिस्क्राइब किया था सर कैरोलस लीनियस ने। तो जो भी किसी स्पीसीज को, अगर आपने आगे जाके अगर आपने कोई नया स्पीसीज खोज दिया और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, तो आप भी लिख सकते हैं कि उस स्पीसीज का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका जो नाम होगा उसका एब्रीविएटेड फॉर्म आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उस स्पीसीज को फर्स्ट आपने ही खोजा और आपने ही उसको डिस्क्राइब करके नॉमेनक्लेचर किया, राइट। So it indicates that the species was first described by Sir Carolus Linnaeus। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? फर्स्ट क्या पढ़ा कि ये लैटिन वर्ड, लैटिन डिक्शनरी से इसको डिराइव किया गया है, ये लैटिन में होता है एंड जनरली रिटन इन इटैलिक्स, राइट। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे जीनस और दूसरे कंपोनेंट को बोलेंगे स्पीसीज। जीनस का जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, स्पीसीज का जो पहला अल्फाबेट होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। अगर मैं इसको हाथ से लिखता हूं तो बोथ द कंपोनेंट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, राइट, शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एंड द नेम ऑफ द ऑथर शुड बी इन द एब्रीविएटेड फॉर्म, मतलब ऑथर का जो नाम है जिसको इसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था उनका जो नाम है वो नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा नाम लिख दिया, नो, शुड बी इन एब्रीविएटेड फॉर्म, राइट। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? एक और चीज जो हमें पढ़ना चाहिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमने तो ये जान लिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। एक और भी होता है वो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक और चीज भी होता है दैट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, या मैं जो बोर्ड वर्क में लिखा रहा हूँ, ये सब चीजें आपको मिलने वाली है नहीं, कि आप कहीं से भी इसको नहीं मिलेगा आपको। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें उतनी आसानी से आपको मिलने वाली है नहीं, राइट। अगर मिलेगा भी तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा। क्यों जरूरत है? मैं लिखा रहा हूँ, लिख लो अच्छे से, राइट। आपका कॉपी एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक और टर्म भी आता है दैट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या आता है? ट्राइनोमियल। क्या आता है? वो है बाइनोमियल, ये है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल व्हाट? नोमेनक्लेचर। तो नाम से ही क्या पता चल रहा है? नाम से ही पता चल रहा है कि 3 कंपोनेंट होंगे। बाई का मतलब अगर 2 होता है तो ट्राई का मतलब 3 होना चाहिए, तो 3 कंपोनेंट हो गए। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट जैसा था वैसा ही होगा, जीनस, राइट, जीनस।
सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? सेकेंड कंपोनेंट होगा सेम स्पीसीज। अब थर्ड कंपोनेंट क्या होगा? अब थर्ड कंपोनेंट प्लांट के लिए कुछ अलग होता है और एनिमल्स के लिए कुछ अलग। अगर प्लांट्स की बात करें, अगर हम लोग प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो थर्ड कंपोनेंट होगा वैरायटी। क्या होगा? वैरायटी। और अगर हम एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, एनिमल्स की नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा सब स्पीसीज। क्या हो जाएगा? सब स्पीसीज। क्या हो जाएगा? सब स्पीसीज। तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया जीनस, दूसरा हो गया स्पीसीज। थर्ड कंपोनेंट अगर प्लांट की बात करें तो होगा वैरायटी, और अगर एनिमल्स की बात करें तो होगा सब स्पीसीज, राइट। अब इसको दिया था किसने? इसको इट वाज गिवन बाय लेमार्क सर ने दिया था। इट वाज गिवन बाय लेमार्क। सर लिख देते हैं, इतना बड़े साइंटिस्ट को ऐसे लेमार्क लिखना अच्छा नहीं लगता। सर लेमार्क, राइट। किसने दिया था इसको? सर लेमार्क ने दिया था। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि बबुल, राइट, बबुल एक पौधा है, हम सबको पता है बबुल एक पौधा है। तो अगर मैं बोलता हूं बबुल, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे एकेशिया नीलोटिका। एकेशिया, ACACIA, एकेशिया नीलोटिका, ये लिखेंगे हम लोग और अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बबुल, राइट। लेकिन हमें बोला जाए अगर कि इंडियन बबुल, तो इंडियन बबुल क्या हो गया? इंडियन बबुल का एक वैरायटी हो गया। तब हम लोग क्या लिखेंगे? तब हम लोग लिखेंगे एकेशिया नीलोटिका, और वैरायटी लिख के क्या लिखेंगे? VAR स्टैंड्स फॉर वैरायटी लिख के लिख देंगे इंडिका। तो ये हो गया एकेशिया जीनस, दूसरा हो गया नीलोटिका दैट इज स्पीसीज। वैरायटी को हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे, VAR लिख के एक छोटा सा ऐसा फुल स्टॉप दे देंगे और इंडिका को भी अंडरलाइन करेंगे। तो ये क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। ये रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वैरायटी को, राइट। तो ये क्या हो गया? ये दिस इज इंडियन बबुल। दिस इज व्हाट? दिस इज इंडियन बबुल। दिस इज इंडियन बबुल, राइट। तो अगर हम बोलेंगे बबुल तो हम लोग लिखेंगे एकेशिया नीलोटिका। अगर हमें बोल दिया जाए कि इंडियन बबुल तो हम लोग क्या बोलेंगे? एकेशिया नीलोटिका, वैरायटी क्या है? इंडिका, राइट। इंडिया क्या है? इंडिका एक वैरायटी है। बबुल का एक वैरायटी होता है इंडियन बबुल, दैट इज एकेशिया नीलोटिका इंडिका। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, राइट। तो क्लियर है यहां तक? तो एक चीज को शायद मैंने मिस कर दिया जब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या किया? डायरेक्ट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में मैं आ गया। तो वहां पे एक चीज मैंने मिस कर दिया कि ये नॉमेनक्लेचर कौन करता है। अब आप और हम तो करते नहीं है इस चीज को, राइट। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑथोरिटी होना चाहिए जो ये नॉमेनक्लेचर करते हो। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ये नॉमेनक्लेचर करता है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। और अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ये नॉमेनक्लेचर कौन करता है? एनिमल्स में ये नॉमेनक्लेचर करते हैं ICZN। ये दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ICBN और ICZN। तो ICZN का फुल फॉर्म क्या है? ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल
zoological nomenclature, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। तो प्लांट्स के लिए ये नामकरण कौन करता है, नॉमेनक्लेचर कौन करता है, ICBN, एंड एनिमल्स के लिए करता है ICZN, राइट। ये दोनों क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्योंकि आप और हम तो कर नहीं सकते, तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई अथॉरिटी होना चाहिए, तो अथॉरिटी कौन है, ICBN एंड ICZN, राइट। क्लियर है। तो ये मैं मिस कर गया था, इसी वजह से मैंने इसको लिखा दिया, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग NCERT निकालेंगे और NCERT में क्या करेंगे, जो भी आज हमने पढ़ा उसको मार्क करेंगे, राइट। तो चलो कल फिर मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबने अपना NCERT जो है वो निकाल लिया होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, आज पढ़ा हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे कि हमने पढ़ा द लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, राइट। हम लोग हमारे अराउंड पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख पाते हैं। कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो हम लोग अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, राइट। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, राइट। और अब तक कितने स्पीसीज डिस्क्राइब किए गए या खोजे गए, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये नंबर हमें कौन बताता है, इस नंबर को वैलिडेट करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। फिर हमने देखा कि अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लोकल नेम्स। अब लोकल नेम्स के प्रॉब्लम क्या है कि ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री। इसी वजह से हमको क्या करना पड़ा, इसी वजह से हमको हर एक स्पीसीज का जो नाम है उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ा। इसी प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। लेकिन नॉमेनक्लेचर तभी हो पाएगा अगर उस स्पीसीज को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। सो डिस्क्राइब करेगी, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्क्राइब करने के प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है नॉमेनक्लेचर, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इस नॉमेनक्लेचर जो प्रोसेस है वो आप और हम तो नहीं करते, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो करता है। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें नॉमेनक्लेचर करता है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। एंड अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उसके के लिए करता है ICZN। एनिमल्स की अगर बात करें तो उसमें करता है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने पढ़ा कि फर्स्ट जिन्होंने नॉमेनक्लेचर किया था वो कौन थे, फर्स्ट जिन्होंने नॉमेनक्लेचर किसी स्पीसीज को डिस्क्राइब एंड नॉमेनक्लेचर किया था वो थे सर कैरोलस लिनियस। उन्होंने जो सिस्टम फॉलो किया था उसको कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनोमियल का मतलब एक है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। अब उसके कुछ रूल्स थे, उस रूल्स को भी हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब वो जो नाम है वो डिराइव कहाँ से होंगे, इटैलिक्स, लैटिन लैंग्वेज से, लेकिन उसको लिखा जाएगा इटैलिक्स में। The first word represent, the first component represent the genus and the second component represent the specific epithet, right। ये भी हमने पढ़ा। अगर उस चीज को हम हाथ से लिखते हैं तो हमें सेपरेटली जीनस को, स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, राइट। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस, मतलब जीनस का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और स्पीसीज का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा अगर हमें ऑथर का नाम देना है एकदम लास्ट में, और ऑथर का नाम किस में होना चाहिए, एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए। किसमें, एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पूरा नाम नहीं लिखना है हमें। ये ऑथर का नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऑथर का नाम ये रिप्रेजेंट करता है इस स्पीसीज को फर्स्ट किसने डिस्क्राइब, किन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो अगर हम बात करें मैंजीफेरा इंडिका लीनियस की, तो इसका मतलब सर कैरोलस लीनियस ने इस स्पीसीज को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, राइट। तो ये था ओवरऑल व्यू जो आज हमने पढ़ा। ऐसे ही बोर्ड वर्क करते रहिए मेरे साथ और NCERT से मार्क करते रहिए, राइट। तो क्या होगा, आपका NCERT भी तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए, और आपका नोट्स भी, आपके जो नोट्स है वो भी तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए, आई होप कि आपका आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, राइट। तो चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।